अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी, उसकी टाइप्स और एप्लीकेशंस। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी लिटरली हमारे पास ग्रीक वर्ड क्रोमा से निकला है जिसका मतलब है कलर, और ग्राफिन से जिसका मतलब है राइट। तो क्रोमेटोग्राफी का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, कलर राइटिंग। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास ऐसी लेबोरेटरी एनालिटिकल टेक्निक्स आती हैं जिससे हम डिफरेंट मिक्सचर्स की सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। जिस मिक्सचर की हमने सेपरेशन करनी हो उसे हम किसी भी सॉल्वेंट या फ्लूइड में डिज़ोल्व करते हैं जो कि मोबाइल होता है, मतलब मूव कर सकता है, उसे हम मोबाइल फेज़ कहते हैं। और फिर हम मोबाइल फेज़ को पास करवाते हैं एक दूसरे सपोर्ट से, मतलब एक दूसरे सरफेस के ऊपर से। ठीक है। जो इमोबाइल होता है, मूव नहीं कर सकता, उसे हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास दो फेजेस होती हैं, एक मोबाइल फेज़ और एक स्टेशनरी फेज़। ठीक है। मोबाइल फेज़ हमें पता है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या एक सिंगल सॉल्वेंट होता है। ठीक है। जो कि हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और ये मोबाइल होता है, मतलब मूव कर सकता है। ठीक है। और जिस मिक्सचर की हमने सेपरेशन करनी हो हम उसे मोबाइल फेज़ के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, किसी भी तरह का सॉलिड सपोर्ट होता है, वो पोरस भी हो सकता है, नॉन पोरस भी हो सकता है, किसी भी तरह का सॉलिड सपोर्ट होगा जो इमोबाइल होता है, मूव नहीं कर सकता, जिसके ऊपर से हम अपने मोबाइल फेज़ को पास करवाते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ का ये जो इंटरेक्शन है ना, कि स्टेशनरी फेज़ हमारे पास इमोबाइल है और मोबाइल फेज़ इसके ऊपर से पास करता है, इस इंटरेक्शन से क्या होता है, हमारे पास मिक्सचर के कंपाउंड्स की सेपरेशन होती है। जिस सॉल्यूट की या जिस एनालाइट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो स्टेशनरी फेज़ पर रुक जाएगी, और जिसकी मोबाइल फेज़ के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी वो मोबाइल फेज़ के साथ स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से फ्लो कर जाएगी। ठीक है। ये था हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। अब क्रोमेटोग्राफी हमारे पास डिफरेंट टाइप की है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पे मैं पहले ही एक लेक्चर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम कौन सी देखेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ड्रग्स, हार्मोन्स और वाइटामिन्स की एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा था तो उसमें हम पेपर को यूज़ करते थे एज स्टेशनरी फेज़। ठीक है। अब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज़ करते हैं, हम एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम यूज़ करते हैं। कॉलम देखें इस तरह की शेप का होता है, कोई स्ट्रक्चर हमारे पास, जैसे हमारे पास ब्यूरेट होती है ना, एक लंबी सी ट्यूब, इस तरह का ही होता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। और हम क्या करते हैं, हम इससे केमिकल कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को हम पैक यानी फिल कर देते हैं स्टेशनरी फेज़ से, जो कुछ भी हो सकता है, सिलिका, एल्यूमिना, कुछ भी। ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक कॉलम की हम पैकिंग कर देते हैं किसी भी स्टेशनरी फेज़ से, और फिर मोबाइल फेज़ के साथ अपना मिक्सचर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉलम में, जिसकी फिर हमारे उस मिक्सचर की सेपरेशन हो जाती है वही एफिनिटी की बेस पे। अगर उसकी इंटरेक्शन यानी एफिनिटी अगर स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है तो वो वहाँ रिटेन कर जाएगा, अगर मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है तो उसके साथ मूव होकर कॉलम से बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है, इल्यूट आउट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉलम अवेलेबल होते हैं डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के लिए। बेसिकली हमारे पास क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, तो हम जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स पढ़ेंगे ना वो सारी सेपरेशन में ही यूज़ होंगी। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो कंपाउंड या मिक्सचर की सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है। और प्योरीफिकेशन या इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, जैसे वाटर प्योरीफिकेशन, इसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल फ्लूइड से मेटाबोलाइट्स के रिमूवल या आइसोलेशन के लिए। ठीक है। और हम ड्रग वगैरह में के मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिटर्मिन करने के लिए कि इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किन किन चीज़ों से वो ड्रग मिलकर बना है। ठीक है। उसकी फॉर्मुलेशन डिटर्मिन करने के लिए भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो ये थे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के यूजेस। अच्छा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है हमारे पास, हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या आयंस की सेपरेशन कर सकते हैं। ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसे हम सिर्फ आयंस या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है,
हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टेशनरी फेज़ पे, ठीक है। हमारा स्टेशनरी फेज़ भी इसमें चार्ज्ड होगा और हमारा जो सैंपल होगा, जो अभी हमने बात की, वो भी चार्ज्ड होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर हमारा सैंपल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो स्टेशनरी फेज़ के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मतलब उनके साथ जाके जुड़ जाएगा। अगर हमारा सैंपल नेगेटिवली चार्ज था, जो हमारा एनालाइट है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो स्टेशनरी फेज़ के पॉजिटिव पार्ट से जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास दो तरह के आयन एक्सचेंजर्स होते हैं। आयन एक्सचेंजर्स स्टेशनरी फेज़ को ही कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दो तरह के आयन एक्सचेंजर्स होते हैं हमारे पास, कैटायन एक्सचेंजर्स और एनायन एक्सचेंजर्स। कैटायन एक्सचेंजर्स में क्या होता है, कैटायन एक्सचेंजर्स खुद नेगेटिव चार्जेस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। मतलब इनके सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जो सैंपल होगा ना उसके पॉजिटिव चार्जेस इस पे आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंजर खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और ये अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्जेस को, तो ये पॉजिटिव चार्जेस की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। जो एनायन एक्सचेंजर है वो खुद उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर का वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा, एनायन एक्सचेंजर खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा और अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्जेस को। मतलब ये एनायन से नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए हम एनायन एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए हम कैटायन एक्सचेंजर्स को यूज़ करते हैं। जैसे ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास हमारे एनायन और कैटायन एक्सचेंजर्स हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है। अब ये जो ब्लू और रेड है ना, ये हमारे पास सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो ब्लू वाले हैं देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेशनरी फेज़ हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, अगर हमारा एनालाइट पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे ये, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो हम कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब सरफेस खुद नेगेटिवली चार्ज होगा, जैसे ये देखें नेगेटिवली चार्ज है तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज एनालाइट होगा वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा। और ये जो नेगेटिव वाले हैं, ये जो रेड हैं, ये पास होते जा रहे हैं, ये जुड़ नहीं रहे, इनके साथ जुड़ नहीं रहे, ठीक है। तो हम कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं कैटायंस की सेपरेशन के लिए और एनायन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं एनायन की सेपरेशन के लिए। कैटायन एक्सचेंजर खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को, एनायन एक्सचेंजर खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये हमारे पास वाटर टेस्टिंग लैब्स में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हमें पता है वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस हों तो फिर वो हार्ड वाटर होता है, तो वो कौन से हैं हमारे पास, पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है। तो फिर हम इसकी सेपरेशन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, कैटायन एक्सचेंजर। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ होता है हमारे पास, वाटर टेस्टिंग लैब में यूज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास रिंग मॉलिक्यूल्स की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि क्लोरोफिल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की प्योरीफिकेशन के लिए भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। तो वाटर टेस्टिंग लैब्स में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में और रिंग मॉलिक्यूल्स की प्योरीफिकेशन में, इन सब में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अच्छा, तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर है ना जिसकी हमने सेपरेशन करनी है, उसके मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन साइज़ की बेस पे होती है, ठीक है, या फिर उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे होती है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में मिक्सचर में उनके सॉल्यूट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सेपरेशन साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे होती है, ठीक है। और नॉर्मली हम कब एम्प्लॉय करते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जब हमारा जो सैंपल हो ना वो मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हो, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो, जैसे प्रोटीन या कोई पॉलीमर्स वगैरह, ठीक है। तो उनकी सेपरेशन के लिए हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। जैसे ये डायग्राम देख लें, ये आपको जो कॉलम से नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारा कॉलम, और ये जो आपको ट्रांसपेरेंट अंदर पोर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये कॉलम पैकिंग है, ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है। हम कोई भी ऐसा स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं जो पोरस होता है, ठीक है। साइज एक्सक्लूजन में हमारा स्टेशनरी फेज़ पोरस होगा। जैसे हम सिलिका ले लेते हैं, एल्यूमिना ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, तो हम सिलिका ले लेते हैं, हमने फ़र्ज़ कर लिया, ठीक है, सिलिका लिया हमने। तो ये देखें, शुरू में पहली डायग्राम में देखें हमने अपना सॉल्यूट या अपना जो सैम्पल है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ये देखें हमारा मैट्रिक्स है, वो ये जो ट्रांसपेरेंट होल्स है ना, ये हमारे पोर्स, ये हमारा मैट्रिक्स है, मतलब स्टेशनरी फेज़ है। ये हमारे पास ये जो होंगे लार्ज पोर्स होंगे और ये जो डार्क कलर के छोटे पोर्स है ये हमारे स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो देखें वो इजीली पास होते जा रहे हैं। इस डायग्राम में देखें हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स इजीली पास होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स के पोर्स इतने बड़े नहीं है कि लार्जर मॉलिक्यूल उनके अंदर जाके फंस सकें, ठीक है, तो वो इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना हमारे, ये हमारे मैट्रिक्स के
पोर्स में स्टक हो जाते हैं जाके, इसलिए ये देर से बाहर निकलते हैं। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले एल्यूट आउट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे मैट्रिक्स के पोर्स के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाते। और जो हमारे स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो देर से निकलते हैं कॉलम से बाहर, क्योंकि वो पोर्स में स्टक हो जाते हैं। अब हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये शुगर्स की एनालिसिस में यूज़ होते हैं, ठीक है। शुगर मतलब सुक्रोज वगैरह, डिफरेंट टाइप की शुगर इनकी एनालिसिस में यूज़ होते हैं। प्रोटीन मिक्सचर, वही बात की कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की सेपरेशन में हम यूज़ करते हैं ना साइज एक्सक्लूजन को, तो ये प्रोटीन मिक्सचर की प्योरीफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा लार्ज बायोमोलिक्यूल्स जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गए, DNA, RNA, प्रोटीन्स हो गए, उन सब की सेपरेशन और प्योरीफिकेशन के लिए भी हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिपिड, ये वही बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, लिपिड्स, पॉलीमर, इन सब की एनालिसिस और आइसोलेशन में हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री।